रिकॉर्डिंग पे भी लगा देता हूँ। अच्छा, प्रीवियस सेशन के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर प्रीवियस सेशन के रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन कोई नहीं है। चलें, बाकी वो इंटरनेट की जो है वो नज़ाकत को देखते हुए मैंने ऑलरेडी जो है वो ये सेलर सेंट्रल और कैंपेन्स खोल लिए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि सेशन में जो है हम 10 मिनट जो है वो सेलर सेंट्रल ओपन होने का वेट करते रहें। अच्छा, लास्ट टाइम जो है हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड्स को देखा था, तो आज जो है वो हम थर्ड एंड लास्ट टाइप जो ऐड है उसको डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज स्पॉन्सर डिस्प्ले। ठीक है। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये है कि ये अमेज़ोन का जो है वाहिद ऐड टाइप है जिसमें ऑन एंड ऑफ जो है वो टारगेटिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, बाकी जितनी भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है या स्पॉन्सर्ड ब्रांड है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑन अमेज़ोन टारगेटिंग होती है, ऑफ अमेज़ोन टारगेटिंग नहीं होती। बट इन स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले यू कैन टारगेट बोथ ऑडियंस। तो अब ये कैंपेन स्ट्रक्चर, बजट, इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ में जो है हम इसको नहीं डिस्कस करने लगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको जो है वो प्रीवियस सेशंस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अमेज़न ये कहता है कि अच्छा, ये बजट वगैरह तो बस इसकी आप ना ही सुने तो अच्छा है कि मोस्ट कैंपेन विद अ बजट ओवर 100 रन थ्रू आउट द डे, क्योंकि अमेज़न भाई साहब ने जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट करना होता है, तो वो तो आपको जो है वो दिल खोल के सजेशन दे रहा होता है कि आप इतना बजट रख लें, बट यू हैव टू कैलकुलेट योर बजट अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एज इट इज़ एड ग्रुप आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पे जो है हमने जिस भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है उसको हम ऐड कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टारगेटिंग। ठीक है, जो कि कुछ जो प्रीवियस एड टाइप्स हैं वहाँ से डिफरेंट है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट टारगेटिंग जो है वो हर एड टाइप के अंदर थी, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में भी थी, स्पॉन्सर्ड ब्रांड में भी थी, और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में भी प्रोडक्ट टारगेटिंग है। ठीक है, और जो कीवर्ड टारगेटिंग है वो स्पॉन्सर डिस्प्ले में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग आप सिर्फ स्पॉन्सर प्रोडक्ट एंड ब्रांड में कर सकते हैं, बट इन स्पॉन्सर डिस्प्ले यू डोंट हैव कीवर्ड टारगेटिंग। तो इसमें जो प्रोडक्ट टारगेटिंग है उसमें जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है इसको, वो है इसकी बिड ऑप्टिमाइजेशन। ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी है उसको अभी हम डिटेल में देख लेते हैं कि कौन सी बिड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपको कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी इस अगर हम प्रोडक्ट टारगेट करते हैं, अब प्रोडक्ट टारगेट में आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें एसन टारगेटिंग भी आती है और कैटेगरी टारगेटिंग भी आती है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में वो प्रोडक्ट टारगेटिंग ही कहलाती है। तो उसमें अमेज़न ये कहता है कि आपकी जो प्लेसमेंट होगी वो सिर्फ ऑन अमेज़न होगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट और स्पॉन्सर ब्रांड की प्रोडक्ट टारगेटिंग में होता है। डिफरेंस क्या है? एड स्पॉट का डिफरेंस है। ठीक है, अमेज़न जो स्पॉन्सर डिस्प्ले के एड्स दिखाता है दे आर समहाउ डिफरेंट देन स्पॉन्सर प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे भी क्रिएटिव कस्टमाइजेशन होती है। अच्छा, इसमें जो है अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बिड ऑप्टिमाइजेशन। 3 तरह की जो है वो बिड ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हैं, इम्प्रेशन बेस, पेज विजिट बेस एंड कन्वर्जन बेस। अच्छा, इसमें जो है एक जो ख़ास बात आपको लगी होगी स्पॉन्सर डिस्प्ले में वो ऑफ अमेज़न टारगेटिंग है, और वो एक होगी कॉस्ट टाइप। अभी तक हमने जितनी भी इवन केपीआईज के अंदर भी वैसे मैंने आपको वैसे ओवरव्यू दे दिया था इम्प्रेशन बेस्ड कास्टिंग का, लेकिन ओवरऑल जो अमेज़न पे कास्ट होती है वो जो है
CPC बेस्ड होती है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक बेस, ठीक है। लेकिन स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के अंदर जो है आपके पास CPC एंड आप यूं कह लें कि व्यूएबल इम्प्रेशन बेस कॉस्ट, ठीक है, इसको, ठीक है, व्यूएबल CPM, ठीक है, कॉस्ट पर मिलियन इम्प्रेशन, जिसको आप VCPM, ओके जी। तो अभी तक जो है वो हमने जो भी इवन हमारी जो बिड कैलकुलेशन भी थी वो CPC बेस्ड जो है वो बिड कैलकुलेशन थी, लेकिन यहाँ पे जो है इम्प्रेशन बेस्ड भी कॉस्टिंग। अब इम्प्रेशन बेस्ड में क्या होता है कि आपको चाहे 1 क्लिक आए, चाहे आपको 1000 क्लिक आ जाए, ठीक है, अमेजोन को इससे जो है वास्ता नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ इम्प्रेशन की बेस पे जो है आप चार्ज होंगे, ठीक है। आपको हो सकता है कि 1 क्लिक भी ना आए और आप जो है अगर 1000 इम्प्रेशन आ गए हैं तो उस 1000 इम्प्रेशन के ऊपर आपने जो बिड सेलेक्ट की है वो कास्ट आपको आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको याद हो, हमने जो है वो इनिशियल सेशंस के अंदर एक चीज़ डिस्कस की थी डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडियंस टाइप, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंस होती है जनरली, कोल्ड, वार एंड हॉट ऑडियंस। तो उसकी अगर जो है वो ऑन अमेजोन या अमेजोन के ऊपर अगर आपने इन ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी हो तो वो आपको स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज इस तरह की फनल क्रिएट करने का या ऑडियंस सेलेक्ट करने का स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स या ब्रांड में ये जो है आप लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं होती जो कि अमेजोन आपको स्पॉन्सर डिस्प्ले में देता है। अब इसमें जो ऑप्टिमाइज फॉर व्यूएबल इंप्रेशन, सबसे हम देख लेते हैं कि अमेजोन खुद इसके बारे में क्या कहता है कि वी विल ऑप्टिमाइज योर बिड्स फॉर हायर व्यूएबल इंप्रेशन, ठीक है, हायर व्यूएबल इंप्रेशन। अगर आपको याद हो तो हम इसको ऑलरेडी जो है डिफरेंस को चेक कर चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंप्रेशन एंड व्यूएबल इंप्रेशन, ठीक है। सो ड्राइव प्रोडक्ट अवेयरनेस बाय शोइंग योर एड टू एज मेनी शॉपर्स एज पॉसिबल ऑन अमेजोन। अच्छा, इसमें जो 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंस होती है ना, तो वहाँ पे हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव भी जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं कि जो कोल्ड ऑडियंस होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होता है कोल्ड अवेयर ऑडियंस को लेके वो होता है अवेयरनेस का, ठीक है। जो हमारे पास वार्म ऑडियंस होती है उसके पास जो हमारी कैंपेन्स का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कंसीडरेशन। और जो हार्ड ऑडियंस होती है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स, या जिसको हम कन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह अगर आप वैसे ओवर डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन ऑडियंस बेस जो है वो फनल्स क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। मतलब कोल्ड ऑडियंस जो होती है आपकी, जिनको आपकी प्रोडक्ट कभी उनको पता ही नहीं होता कि आपका कोई XYZ ब्रांड एग्जिस्ट करता है, आप उसको ब्रांड अवेयरनेस के नाम से टारगेट करते हैं। अक्सर आप जब देखते हैं कि आपको जो है वो फ्री ई बुक की लालच दी जाती है या आपको कहा जाता है कि इट्स फ्री, ठीक है, बोल्ड से लिखा होता है फ्री, तो वो बेसिकली आपको आई मीन अपनी वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए होती है, ठीक है। जब एक दफ़ा आप उसको जो है वो क्लिक कर लेते हैं, आप उसको आपको पता चल जाता है कि इस तरह के एक जो है वो सेलर हैं जो ये चीज़ बेच रहे हैं विच इज़ बेनिफिट, तो आप उनकी कंसिडरेशन लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फनल जो है वो नैरो डाउन होती होती उस ऑडियंस पे आ जाती है जो कि हॉट ऑडियंस होती है, जो कन्वर्जन में जो है रोल प्ले करती है। आल्दो के ऑन अमेज़न जो है वी आर ब्लेस्ड कि अमेज़न के ऊपर जो ट्रैफिक आती है व्हिच इज़ ऑलरेडी हाई इंटेंट ऑडियंस, ठीक है। अमेज़न का 10-12% का टिपिकल कन्वर्जन रेट इस तरह किसी भी वेबसाइट का या इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस का इतना कन्वर्जन रेट नहीं है जो कि अमेज़न का है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑडियंस जो आ रही है वो बड़ी ही हॉट ऑडियंस है, ये इंटेंट बेस्ड ऑडियंस है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ऑफ अमेज़न बात करें तो वहाँ पे अक्सर जब आप
लोगों के प्रॉब्लम सुने, मतलब जो बिजनेसेस को जो प्रॉब्लम आते हैं कि हमने एडवर्टाइजिंग पे इतना पैसा लगाया लेकिन हमें सेल नहीं आई, तो हमारा कन्वर्जन का इशू है। तो वहाँ पे मसला जो है वो कन्वर्जन का नहीं होता, वहाँ पे जो है मसला जो है वो फनल का होता है। ठीक है। अभी इसमें रिसेंट दिनों में मैंने फनल के ऊपर एक किताब पढ़ी थी, अभी जो है अनफॉर्चुनेटली माइंड से जो है उसका नाम स्किप हो गया। बहुत ही बेहतरीन किताब थी फनलिंग के ऊपर। ठीक है। तो उसमें मैंने जो है डिटेल में ये चीज़ें देखी कि किस तरह जो है वो एडवर्टाइजर्स को है ये फनल इफेक्ट कर रही होती है। तो लेकिन अगर उसकी जो है टच आपने अमेजोन के ऊपर फील करनी हो तो वो आपको स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के अंदर मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है जब आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो ब्रांड अवेयरनेस की तरफ हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो अपने जो है वो प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हों, तो उस केस में जो है आपका जो एक सुटेबल बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दैट शुड बी ऑप्टिमाइज फॉर व्यूएबल इंप्रेशन। कि अमेजोन आपको वहाँ वहाँ पे दिखाएगा जहाँ पे जो है एड स्पॉट हाई होगा, जहाँ पे कस्टमर वाकई उस एड को देखता है, सिर्फ ये नहीं है कि उसको एक इम्प्रेशन आ गया। ठीक है। लेकिन अब इसमें है पर 1000 व्यू एबल इम्प्रेशन। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो एक सब कैटेगरी को टारगेट किया और मैंने उसको ऑप्टिमाइज कर दिया व्यूएबल इम्प्रेशन के लिए, और मैंने बिड रख दी 5 पाउंड। अब देयर इज पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जो है वो 1000 इम्प्रेशन आए और एक क्लिक भी ना आए, तो तभी भी मुझे 5 पाउंड जो है वो चार्ज होंगे। और अगर मुझे इस पे 40 क्लिक आ जाए तभी भी मुझे इस पे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका ऑब्जेक्टिव ही इम्प्रेशन है ना, इट्स नॉट क्लिक्स और इट्स नॉट कन्वर्जन। तो उस केस में तो आप जो है वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा हो गया। ठीक है। सेल तो आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। लेकिन एक काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि इन दी एंड वी ऑल नीड सेल्स। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो व्यूएबल इम्प्रेशन में भी सेल्स लेके आए, तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली स्पॉन्सर प्रोडक्ट या फिर स्पॉन्सर ब्रांड का जो डाटा है, दैट इज अ गोल्ड माइन। ठीक है। वहाँ पे वो एसेंस, अब मैं क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग तो है नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग है। ठीक है। तो प्रोडक्ट वो एसेंस जहाँ पे आपका सीटीआर हाई है। ठीक है। आमतौर पे तो सीटीआर जो है वो ड्यू टू प्रोडक्ट डिटेल पे वो काफ़ी कम होता है, लेकिन वो एसेंस जहाँ पे आपका हाई सीटीआर विद रीजनेबल कन्वर्जन रेट है, उन एसेंस को आप यहाँ पे माइग्रेट करा के स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के अंदर प्रोडक्ट टारगेटिंग में डालें और ऑप्टिमाइज फॉर व्यूएबल इंप्रेशन में डालें। तो इससे होगा क्या, एक तो यह है कि आप उन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो कि आपके कंपेटिटर्स की लिस्टिंग पे आ रहे हैं, तो आपकी ऑफ कोर्स ब्रांड अवेयरनेस तो हो ही रही है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि ऑलरेडी इन एसेंस के अगेंस्ट जो है आपका सीटीआर हाई है, तो आप जो है इंप्रेशन तो आपको आएंगे आएंगे, लेकिन आपको क्लिक्स भी आएंगे विच कैन लीड टू सेल्स। क्योंकि एक चीज तो यकीनी है ना कि इम्प्रेशन और कन्वर्जन के दरमियान में एक जो पैरामीटर हायल है वो है क्लिक का। तो अगर आप इम्प्रेशन के बाद कन्वर्जन लेना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ क्लिक। तो क्लिक्स लाने के लिए आप उन एसेंस को टारगेट करें यहाँ पे जो कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर हाई सीटीआर है। ठीक है। तो उससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी ऑफ कोर्स होगी साथ में, और आपके जो है सीटीआर भी अच्छा होगा, और विच कैन लीड्स टू अ गुड कन्वर्जन रेट। अच्छा, इसके अलावा आप ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है वो सब कैटेगरी को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसा कि आप बाकी जगह पे करते हैं। इसमें अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो चीज़ें ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो इसको कैसे रिफाइन करना है, इसको जो है कौन सी सब कैटेगरी टारगेट करनी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ठीक है। तो उस तरीके से आपने यहाँ पे इसको टारगेट कर देना है। ये जो भी टारगेटेड एसेंस हैं उनको जो है आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो शायद मैं फिर भूल जाऊँ, वो ये है कि स्पॉन्सर डिस्प्ले को मैं कब टारगेट करता हूँ। मैं स्टार्ट में टारगेट नहीं करता। ठीक है। स्टार्ट में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स पे टेस्ट करके देखा था, लेकिन उसमें जो है वो
ब्लीडिंग ज़्यादा हुई थी, ठीक है? तो अ, अभी भी मेरा जो ज़्यादा फोकस होता है स्टार्ट में वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे होता है और साथ में स्पॉन्सर ब्रांड। फिर जो है जब थोड़े से रिव्यूज़ आ जाते हैं प्रोडक्ट के और जो है कॉस्ट थोड़ी-सी स्टेबल होती है, आई मीन क्योंकि क्लाइंट की पॉकेट को भी देखना होता है, बजट को भी देखना होता है, हर चीज़ को देखना होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने हर महाज़ खोल लिया और हर महाज़ पे आपको शिकस्त होने लग जाए, ठीक है? तो फिर आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएँगे। तो एक महाज़ पे जंग खोलें और वहाँ पे पहले जीत लें, फिर जो है वो बाकी महाज़ भी आप आहिस्ता-आहिस्ता खोलें डिपेंडिंग अपॉन द बजट एंड पॉकेट। तो मैं जो है वो मोस्टली स्पॉन्सर डिस्प्ले तब करता हूँ जब सिग्निफिकेंट रिव्यूज़ आ चुके होते हैं, तो उसमें जो है तब मैं इनको रीटारगेट करता हूँ, तो तब जो है वो अच्छी जो है वो मतलब उस पे रिजल्ट्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू के स्टार्ट में विदाउट सोशल प्रूफ जो है मैं स्पॉन्सर डिस्प्ले। अच्छा, एक दूसरी चीज़, इम्प्रेशन के मामले में स्पॉन्सर डिस्प्ले जो है वो सही है। मतलब आपको इतनी लो बिड के ऊपर इतना इम्प्रेशन मिलेगा कि विच इज़ अ गोल्ड माइन। अगर आपने सही ब्रांड अवेयरनेस जो है वो ड्राइव करानी हो तो डिस्प्ले अच्छा है। आप अगर लो बिड के ऊपर अपनी जो है वो टारगेट्स को चला दें, तो यहाँ पे आपको जो है वो मज़े की बात है, आपको सीटीआर समहाउ लो मिलेगा ओवरऑल और कन्वर्जन भी थोड़ी सी लो मिलेगी, बट इम्प्रेशन आपको जो है अमेज़न जो है वो उठा के लाएगा, ठीक है? तो इट्स वेरी गुड फॉर ओवरऑल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव और आपको जो है ऑफ अमेज़न उसके डिस्प्ले के लिए। अच्छा, ठीक है, प्रोडक्ट टारगेट, इसके अलावा जो एक स्पेशल चीज़ है वो अच्छा, इसमें चलें हम पहले जो है वो बिड ऑप्टिमाइज़ेशन को डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज़ इट इज़ द सेम फॉर प्रोडक्ट टारगेटिंग एंड ऑडियंस। अच्छा, इम्प्रेशन आपने देख लिया, नाउ ऑप्टिमाइज़ फॉर पेज विज़िट। अमेज़न क्या कहता है? अमेज़न कहता है कि वी विल ऑप्टिमाइज़ योर बिड्स फॉर हायर डिटेल पेज विज़िट्स, ड्राइव प्रोडक्ट कंसिडरेशन बाय शोइंग योर एड्स टू शॉपर्स मोर लाइकली टू क्लिक ऑन योर एड। ठीक है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। ठीक है? एक तो ये है कि जो कंसीडरेशन, ठीक है? वहाँ पे सिर्फ इम्प्रेशन हमारा ऑब्जेक्टिव था, लेकिन यहाँ पे अमेज़न वहाँ पे वो करेगा जहाँ पे चांसेस ऑफ क्लिक्स ज़्यादा हैं, हाई, यहाँ पे डिटेल पेज विज़िट जहाँ पे ज़्यादा होते हैं या जहाँ पे क्लिक्स ज़्यादा आती हैं, वहाँ पे जो है आप अमेज़न वो करेगा, उस लिहाज से बिड आपकी फाइन ट्यून करता जाएगा, ठीक है? एंड द थर्ड वन इज़ ऑप्टिमाइज़ फॉर कन्वर्जन। वी विल ऑप्टिमाइज़ योर बिड्स फॉर हायर कन्वर्जन रेट्स, ठीक है? जहाँ पे अच्छी कन्वर्जन मिलेगी उसमें बिड्स आपको हाई कर देगा, जहाँ पे लो कन्वर्जन आएगी अमेज़न ऑटोमैटिकली बिड्स लो कर देगा, ठीक है? ड्राइव सेल्स बाय शोइंग योर एड्स टू शॉपर मोर लाइकली टू ये वही हार्ट ऑडियंस है जो इस पे हम कन्वर्जन करते हैं। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मोस्ट मैं जो इस है इसमें ज़्यादातर ऑप्टिमाइज़ फॉर कन्वर्जन ही चूज़ करता हूँ, ठीक है? उसमें ये है, हाँ, ये एक तो प्रोडक्ट अभी रिसेंट थी, उसमें ना इम्प्रेशन का इश्यू आ रहा था, ठीक है? वो आई थिंक उसमें एक इश्यू तो ये था कि हमने लिस्टिंग में जो है वो काफ़ी पंगे किए थे, तो उसमें इम्प्रेशन आ नहीं रही थी, तो उसमें मैंने आप व्यूएबल इम्प्रेशन की भी कैंपेन चला दी थी ताकि ट्रैफ़िक आए, ठीक है? बट मेरी जो है वो फ़ेवरेट होती है ऑप्टिमाइज़ फॉर कन्वर्जन। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है कि अमेज़न के ऊपर जो है ऑडियंस ख़ास तौर पे वो बड़ी ही इंटेंट बेस्ड ऑडियंस होती है और इन द एंड वी ऑल नीड सेल्स, ठीक है? तो अगर तो आप एक वाक़ई ही थोड़े अच्छे ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए आपने बजट डेडिकेट किया हुआ है, तो फिर आप जो है वो उस लिहाज से ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है डिफरेंट कैंपेन्स चला सकते हैं, अवेयरनेस बेस्ड, कंसिडरेशन बेस्ड एंड कन्वर्जन बेस्ड, ठीक है? लेकिन मोस्टली हम जो है वो डील कर रहे होते हैं जिन प्रोडक्ट्स में, वो या तो 3-4 मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक दैट, तो उसमें जो है वी ऑल नीड कन्वर्जन्स, ठीक है? तो मेरी जो है वो फेवरेट इसमें होती है ऑप्टिमाइज़ फॉर कन्वर्जन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है वो हम बिड कम रखते हैं। इसमें तो इवन मैं 0.20, 0.15, 0.30 मतलब काफ़ी लो बिड से मैं स्टार्ट करता हूँ स्पॉन्सर डिस्प्ले में और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उसमें जो है मैं बिड बिड को इंक्रीज़ करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो है वैसे भी इम्प्रेशन ज़्यादा आते हैं। तो ख़ास तौर पे 1 पाउंड पे तो बहुत एक्सपेंसिव चला जाएगा अगर मैं ऑप्टिमाइज़ फॉर कन्वर्जन कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऑप्टिमाइज़ फॉर व्यूएबल इंप्रेशन कर रहा हूँ तो येस, मैं जो है वो अ,
4 पाउंड 5 पाउंड इतनी रख देता हूँ कि 1000 इम्प्रेशन पे जो है वो मुझे इतने की बिड आ जाए। अच्छा, तो ये थी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजीज फॉर डिस्प्ले। द नेक्स्ट इज ऑडियंस। अच्छा, इसमें जो टारगेट ऑडियंस है दैट इज ऑन एंड ऑफ अमेज़न। ठीक है, तो इसमें जो है ऑडियंस में आप अमेज़न उन ऑडियंसेस या उन कस्टमर्स को भी टारगेट करता है विच आर ऑन ऑफ अमेज़न, जो कि अमेज़न के ऊपर नहीं है, बट जो अमेज़न के जो है साथ एफिलिएटेड प्रोग्राम के साथ जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे अगर वो घूम फिर रहा है तो वहाँ पे भी जो है उनको वो आपके ऐड को टारगेट करवाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस हैं। ठीक है, अमेज़न ऑडियंस, व्यूज रीमार्केटिंग, परचेज रीमार्केटिंग। अच्छा, इसमें जो है वो अमेज़न ऑडियंस के साथ जो है वो मेरा एज सच एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें जो है मैं आप लोगों को एज सच कोई जो है वो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा कि हाउ इट्स वर्किंग, क्योंकि अभी तक जो है वो मैंने इसको एज सच टेस्ट नहीं किया। लेकिन जो व्यूज़ रीमार्केटिंग है और परचेज रीमार्केटिंग है, इसको जो है मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ। अभी रिसेंटली अच्छा, चलें इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर जो है वो स्ट्रेटजी पे बात कर लेंगे। अब ऑडियंस में व्यूज बेस्ड रीमार्केटिंग भी है और परचेज बेस्ड रीमार्केटिंग भी है। अब व्यूज रीमार्केटिंग में ये होता है कि वो कस्टमर्स जिन्होंने आपकी एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स को या आपके कंपेटिटर्स की एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स को क्लिक किया होता है बट दे हैव नॉट परचेज्ड, तो आप उनको रीमार्केट करते हैं। ठीक है, आप उनको रीकंसीडर करवाते हैं। अब होता क्या है, अच्छा इसमें एक जो है एक जो और एक जो अच्छी चीज़ है इसमें वो है लुक बैक पीरियड की। अब लुक बैक पीरियड क्या है? लुक बैक पीरियड जो है वो 7 डेज भी हो सकता है, 14 डेज भी हो सकता है, 30, 60, 90 डेज। मतलब ये जो है वो 5 विंडो मौजूद हैं। तो डिपेंड करता है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, और हम जो है वो Q1, Q2, Q3 मतलब जहाँ पे भी हैं उस पे ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आपको जो है एक तो ये है कि 7 डेज सिलेक्ट करना चाहिए, 90 डेज सिलेक्ट करना चाहिए। एक चीज़ तो ये है कि अभी जैसा कि ब्लैक फ्राइडे से पहले हुआ ये था कि आपने देखा होगा कि ब्लैक फ्राइडे से पहले आपको सिर्फ क्लिक्स आती हैं लेकिन सेल्स नहीं आती। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हाई इंटेंट ऑडियंस मार्केट में मौजूद है बट दे आर बिहेविंग लाइक अ विंडो शॉपर्स, जो कि चेक कर रहा है कि अच्छा अच्छा किस पे डील लग रही है, किस पे नहीं लग रही। ओके, जिस पे लग रही है मैं ब्लैक फ्राइडे वाले दिन इसको आऊँगा, लेकिन जब उसने हो सकता है क्लिक किया और फिर वो भूल गया। ठीक है, अब लेट्स सपोज वो जो है ये ब्लैक फ्राइडे से है, 3-4 दिन पहले से ये चीज़ें स्टार्ट होने लग जाती हैं। तो ब्लैक फ्राइडे के लिए अगर मैं स्पॉन्सर डिस्प्ले की व्यू रीमार्केटिंग की कैंपेन्स बनाऊंगा तो मैं 7 या 14 डेज की लुक बैक पीरियड वो करूंगा, ताकि इन दिनों में जो कस्टमर आया है जिसने मुझे या मेरे कंपेटिटर्स को क्लिक तो किया है बट परचेज नहीं किया, तो ब्लैक फ्राइडे में मैं उसका बेनिफिट उठा लूँ। ठीक है, तो ये है व्यूज रीमार्केटिंग की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और ये है लुक बैक पीरियड की इम्प्लीमेंटेशन कि आप अब ये 90 डेज भी हो सकता है। ठीक है, कि अगर तो आप इतने पुराने ऑडियंस को जो है वो दोबारा कंसीडर कराना चाहते हैं, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे। इट्स जो जैसे जैसे लुक बैक पीरियड बढ़ता जाता है ना, इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर परचेज रीमार्केटिंग। ठीक है। तो इसमें जो है आप डिपेंडिंग अपॉन दी ऑब्जेक्टिव जो है वो कोई भी रीजनेबल जो है लुक बैक पीरियड वो कर सकते हैं। और साथ में अच्छा इसमें जो है वो टारगेटिंग 2 तरह की होती है। व्यूज रीमार्केटिंग के अंदर आपके 2 एड्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं एडवर्टाइज प्रोडक्ट और एक होता है सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एडवर्टाइज प्रोडक्ट की व्यूज रीमार्केटिंग से मुराद वो लोग या वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपके ही एडवर्टाइज प्रोडक्ट, आपके ही एड्स को क्लिक किया होता है लेकिन बाय नहीं किया होता। तो अगर तो आप उन लोगों को टारगेट करने चाहते हैं तो यू हैव टू ऐड दिस एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आप
उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिन्होंने आपके कंपेटिटर्स या जो आपसे मिलती-जुलती जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनको क्लिक किया है। अगर आप उन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं जो कि मोस्टली आपके कंपेटिटर्स की ऑडियंस होती है, तो आप जो है जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो है ओके, ओके, सॉरी, इसमें वो कर गया हूँ। ये जो एडवर्टाइज़ प्रोडक्ट्स होता है ना, ये होता है जो आपकी अपनी एड्स को जिन्होंने क्लिक किया होता है, और जो सिमिलर टू एडवर्टाइज़ होता है, ये वो कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने आपके कंपेटिटर्स की लिस्टिंग को क्लिक किया होता है, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बिड अमेज़न साहब बहुत दिखा रहे हैं, मैं तो कभी भी यहाँ पे 1 नहीं दूँगा। आई विल स्टार्ट विद लो बिड लाइक 0.30 समव्हाट अराउंड, ठीक है? और जो है उस लिहाज से मैं जो है वो करूँगा, क्योंकि एक वजह ये है कि अ, अब सेल मुझे इतनी भी प्यारी नहीं है कि मैं जो है वो 70-80 100% एकॉस के ऊपर सेल लेके आ जाऊँ, ठीक है? इतनी भी मुझे सेल से प्यार नहीं है। आई वांट टू सेल बट आई वांट टू बी प्रॉफिटेबल, ठीक है? तो मैं इतनी बिड नहीं दे दूँगा कि मुझे जो है वो अ, बहुत ही एक्सपेंसिव सीपीसी के ऊपर जो है वो ऑर्डर आए। तो मैं हमेशा लो बिड से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इम्प्रेशन अच्छा खासा आएगा, तो उस पे भी जो है मैं सेल्स लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है आप अपनी बिड्स भी जो है वो एज़ पर इम्प्रेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप ये 2 एड्स जो है वो चला सकते, फिर इनमें फर्दर जो अच्छा चलने लग जाए, मतलब अगर एडवर्टाइज़ प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, ठीक है? तो जो अच्छा चल रहा है उसकी जो है आहिस्ता से आप बिड इंक्रीज़ कर दें, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस, और जो अच्छा नहीं चल रहा, तो उसके जो है आप खामोशी से जो है बिड्स जो है वो डिक्रीज़ कर दें, ठीक है? तो इस तरह जो है आप आफ्टर 1 वीक ये जो है ओवरऑल ये ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी आफ्टर 1 वीक 10 डेज़। अच्छा, तो इसमें वही चीज़ जो है जैसे कि स्पॉन्सर ब्रांड के अंदर हमने क्रिएटिव के ऊपर डिटेल में बात की थी, तो यहाँ पे भी जो है आप क्रिएटिव को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यू कैन ऐड लोगो, यू कैन ऐड हेडलाइन, यू कैन ऐड कस्टम इमेज, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें उसी के ऊपर हैं, और वो सारी स्ट्रेटजी वही है जो कि हमने स्पॉन्सर ब्रांड की कस्टम इमेज के अंदर हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला। तो ये हो गई व्यू रीमार्केटिंग। तो अभी हम जो है बैक आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी परचेज रीमार्केटिंग। तो इसमें जो है आप उन कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने आपकी या आपके जो है वो कंपेटिटर्स की जो है वो प्रोडक्ट परचेज की होती है। अब इसके अंदर जो है ना वो लुक बैक पीरियड थोड़ा बहुत कॉमन सेंस वाला है, और आपकी मार्केट रिसर्च के ऊपर है। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऐसी चीज़ बेच रहा हूँ जो कि बड़ी डेली नीड की चीज़ है, ठीक है? आई मीन जो कस्टमर जो है उसको हर 1 महीने बाद जो है वो चाहिए होते हैं, ठीक है? अब मुझे पता है कि मैं टॉप नॉच क्वालिटी की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरी रेटिंग 4.78 है, ठीक है? और मैं प्राइस भी अच्छी बेच रहा हूँ, तो कस्टमर्स के जो है वो ऑफ कोर्स ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। तो इस केस में आपको जो है वो परचेज़ रीमार्केटिंग लाज़मी करनी चाहिए, ठीक है? और लुक बैक पीरियड क्या होना चाहिए? 30 डेज़ का, ठीक है? तो 30 डेज़ तक जो है वो जिन लोगों ने परचेज़ किया होगा, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो अब वही एक आम सी चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ समझिए कि जो लाइटर होता है सिगरेट जलाने वाला, ठीक है? अगर मैं उसको जो है मैंने बाय किया है, तो वो अगर ख़त्म हो जाता है, लेट्स सपोज़ हफ़्ते हफ़्ते में ख़त्म हो जाता है, तो मैं उसकी जो है वो 7 या 14 डेज़ की वो करूँगा, क्योंकि जिस कस्टमर ने ऑलरेडी मुझसे बाय किया था, जब मैं उसको रीटारगेट करूँगा, तो वो मोस्ट प्रोबेबली फिर वो परचेज़ कर लेगा, ठीक है? लेकिन ये उन प्रोडक्ट्स में अच्छा ये स्ट्रैटेजी कामयाब है, जो कि डेली यूज़ की चीज़ें हैं। मीन कस्टमर ने आज खरीदा, फिर महीने बाद आ रहा है, मतलब ये वो प्रोडक्ट होती हैं जो कि गर्मी हो या सर्दी ये चलती-चलती हैं, ठीक है? कस्टमर्स को डेली बेस पे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि जो है वो अगर एक बंदा ले ले तो उसके पोते भी वही यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर आपको जो है वो परचेज़ रीमार्केटिंग ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा, ठीक है, तो ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस भी है।
इसमें चेक कर लूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ जो है वो मिस नहीं की तो ठीक है। इसके बाद जो है वो आप अगर तो प्रोडक्ट टारगेटिंग की कैंपेन है तो वो, या फिर ऑडियंस की रीमार्केटिंग की है तो आप वो करके इसको आप जो है वो यहाँ से लॉन्च कर देंगे। तो यहाँ से जो है आपकी स्पॉन्सर डिस्प्ले की कैंपेन्स लाइव हो जाएंगी। तो अभी तक जो है वो हमने ये जो है वो डिटेल में ऐड टाइप्स जो है वो डिस्कस कर ली है। तो आज का जो है वो हमारा सेशन इसी के ऊपर भी है, और नेक्स्ट जो है वो हम रैंकिंग वाया पीपीसी के ऊपर जो है हमारा सेशन होगा, जिसमें जो है हम रैंकिंग पर्सपेक्टिव से जो है वो पीपीसी को डिस्कस करेंगे। और फिर आहिस्ते आहिस्ते जब हमारी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी तो हम ऑडिट पे जो है वो मूव हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, असल में सर्दी आती है ना, मैं मूंगफली खाता हूँ तो गला जो है वो बिल्कुल ही जवाब दे जाता है। तो ठीक है, ये हमारी जो है एड टाइप्स कवर हो चुकी हैं। तो अब आप लोग पूछें क्वेश्चंस, आपका कोई भी क्वेश्चन है अभी तक जो भी हमने स्टडी किया है, डिस्कस किया है, तो आप लोग पूछें। अदरवाइज ये है कि आज का सेशन जो है वो हम यहाँ पे एंड कर चुके हैं। जी रमीज भाई, वो मुझे तो दोबारा से ये सारा देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट की जो मैंने ली थी जब आपने स्टार्ट की थी कैंपेन्स करने का, तो मैं बाहर थी लेकिन कनेक्टेड थी आपसे, बट समहाउ मुझे लगता है मैंने कुछ मिस आउट किए इसमें से। तो आई एम श्योर फिर मेरे पास क्वेश्चंस होंगे और लिखे हुए भी होंगे। अच्छा, आपने एक और बात कही थी कि अब हमें क्लाइंट्स पकड़ने स्टार्ट करने चाहिए, और डू यू थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम जा सकते हैं इस तरह से क्लाइंट हंटिंग के लिए और फिर उस पर काम कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप जो है वो क्लाइंट हंटिंग पे बिल्कुल काम करें। आप अपनी जो भी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं उन पे आप फुल टाइम एक्टिव हो जाएं। और अभी जो है कहीं पे भी अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस कर चुकी हैं, आप जो है वो सेशंस को रिपीट में देख लें, चीज़ें आप जो है एक दफ़ा क्लियर कर लें। और बस आपको जो एक चीज़ में मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है वो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, या थोड़ा वो तो हम कवर कर ही रहे हैं विद इन जो है वो जो है नेक्स्ट फ्यू क्लासेस हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी कवर हो जाएंगी। तब तक ये है कि आप क्लाइंट पकड़ने में जो है वो एग्रेसिव हो जाएं। चलें, ठीक है। और इसके लिए कुछ सच देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, जिस तरह से कह लें, पोर्टफोलियो नहीं, बट समहाउ जस्ट टू शो कि हाँ हमने इस पे काम किया हुआ है या हमारा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, तो उसके लिए अलोंग विद द प्रपोजल मेरा मतलब है। अच्छा, इसमें ये है कि अ, बिल्कुल पोर्टफोलियो तो मैटर करता है। ठीक है, जब भी कोई किसी बड़े क्लाइंट ने आपके साथ काम करना हो तो वो कहते हैं भाई अपना पास्ट एक्सपीरियंस ही दे दो। ठीक है, लेकिन जी जी। अब वो जो पोर्टफोलियो जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता जाता है, लेकिन आप उस तरह की विदाउट पोर्टफोलियो जो है आप क्लाइंट घेर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह यह है कि आपका जो नॉलेज है ना, नॉलेज, ठीक है, जी या स्ट्रेटजी, आप अगर आपको किसी को वो साबित कर दें ना, तो वो पोर्टफोलियो से या वो उन स्क्रीनशॉट से जो आप साथ अटैच करके देते हैं, वो उनसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। फॉर एग्जांपल, आपको जब क्लाइंट इंटरव्यू में ले लेता है तो उसके बाद आपका जो है वो आपका नॉलेज ही है, आप चीज़ों को जो है कितना पिक कर रहे हैं और कितना टू द पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन आप जो है वो अब मैं जो है वो जो टिपिकल वे है कि आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और वो सब कुछ, तो स्क्रीनशॉट्स तो जो है वो कोई भी अटैच करके वो कर सकता है कि जी ये देखें एकॉज कैसे नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है। तो वो आप जो है आहिस्ता आहिस्ता किसी भी आप छोटे क्लाइंट से स्टार्ट हो जाएं और उसके साथ कहें कि उसकी आपके साथ डील ये हो कि आपने मुझे जो है वो टेस्टिमोनियल देने हैं। ठीक है, या जी। अ, रिव्यूज दे रहे हैं। आपने मुझे शाउट आउट दे देना है। ठीक है, मैं आपसे जी जी पे जी नहीं लूँगी। तो विन विन सिचुएशन है ना स्टार्ट में। जी जी। ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, तो वो आपका पोर्टफोलियो बेसिकली वहाँ से बन रहा है। फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको शाउट आउट दे देता है कि भाई मैंने आमना से काम
किया 1 महीना, और क्या ही ज़बरदस्त इनकी जो है वो कमिटमेंट लेवल है, और अवेलेबिलिटी आवर्स इनकी बेहतरीन, और मतलब काम करने का सब कुछ अच्छा है। बस लोगों को यही तो चाहिए होता है क्लाइंट को, कि अगला बंदा जो है वो एज़ पर कमिटमेंट काम करता हो, और उसको अंडरस्टैंडिंग हो। जी, जी। तो फिर वो जो है आपका पोर्टफोलियो वहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्टार्ट में आप इवन अपवर्क भी है, आप अगर आपकी प्रपोजल राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो जो है आप इवन विदाउट सोशल प्रूफ भी जो है आप वो कर सकती हैं, क्लाइंट विन कर सकती हैं। जी, जी, जी। और जी। तीसरी चीज़ जो जिसको आप कभी भी अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा, दैट इज़ आर्ट ऑफ विजिबिलिटी। ठीक है, इसको जो है आप अपना के देखिएगा। अब आर्ट ऑफ विजिबिलिटी का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है वो मतलब किसी क्लाइंट की या मतलब खास तौर पे गोरे ग्रुप्स हैं या पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं, आप लोगों की पोस्टर पे जाके सिर्फ माशाल्लाह सुभान अल्लाह लिखें, तो दैट इज़ नॉट आर्ट ऑफ विजिबिलिटी। आर्ट ऑफ विजिबिलिटी इज प्रोवाइडिंग अ रियल वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक जो है वो सेलर हूँ, मैं पीपीसी के हवाले से काफ़ी ट्रबल में हूँ। ठीक है, तो मैंने जी। अपनी क्वेश्चन पोस्ट किया, आपने वो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिया विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। दैट इज़ अ वैल्यू, एंड दैट इज़ आर्ट ऑफ विजिबिलिटी। ठीक है, तो उसमें ये है कि ये तो प्रूवन फार्मूला है, ये मैंने अपने ऊपर या अपने दोस्तों के ऊपर, आसपास कोलीग्स के ऊपर जहाँ पे भी अप्लाई करके देखा है, तो इसका हमेशा रिजल्ट आया है। ठीक है, तो आप वो विजिबल रहें, जो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, चाहे वो एफपी ग्रुप्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर, इन द एंड ऑफ द डे जो है आपके पास इंशाल्लाह क्लाइंटेज का इशू नहीं होगा। ठीक, ठीक। नहीं, एक्चुअली मेरा बस पूछने का मेनली ये था कि इंटर्नशिप की जाए, यानी इंटर्नशिप एज़ इन किसी प्रोजेक्ट पे, जैसे रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम किया जाए, जैसे वकार भाई के साथ मैं कर रही हूँ काम। तो उससे मुझे ज़्यादा एक्सपोज़र मिल रहा है कि जो वो भी लॉन्चेस कर रहे हैं, तो उसमें मुझे पता चल रहा है कि किस तरह से किया जाए। वैसे तो जब उनसे ट्रेनिंग ली थी, तो वो तो उन्होंने पूरा फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ हमें करवा के दिया था, समझा के दिया था, उस पे काम किया था। बट देन अब मैं उन प्रोजेक्ट्स पे जब काम कर रही हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा उस पे एक्सपोज़र मिल रहा है। तो इसीलिए पीपीसी के लिए भी तो इट्स बेटर कि अभी वी यू मीन वी आर रेडी, वी कैन जस्ट गो इन द फील्ड एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। यस। चलें, सही है। और एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी कि मैं एक्चुअली भूल गई हूँ मेरा क्वेश्चन क्या था। तो आई थिंक आप बाकी सबसे पूछ लें, फिर आई विल कम बैक टू दिस। ओके, श्योर। अच्छा जी, जी टॉप में मुझे अलवीना नज़र आ रही है। अलवीना, आपका है कोई क्वेश्चन, या मुआविया? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, रमीज भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक जो कीवर्ड है उसको क्या हम मल्टीपल कैंपेन में टारगेट कर सकते हैं? वो एक चल रहा होता है ना कि यार कैंपेन्स आपस में compete करेंगी या इस टाइप की ये जो चीज। अब एक कीवर्ड हम फ्रेज में भी टारगेट कर रहे हैं, उसको एग्जैक्ट में भी कर रहे हैं और ब्रॉड में भी कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये है कि अब ये आप जो है अब मेरा आंसर भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप फिर बाद में यह है कि इस चीज़ की मिस इंटरप्रिटेशन बहुत हो जाती है। बिल्कुल, आप जो है वो एक कीवर्ड को मल्टीपल मैच टेस्ट में टारगेट करते भी हैं, और व्हाट डू यू मीन बाय compete? ठीक है, अब इसमें जब मैं एक कीवर्ड को दूसरी मैच टाइप में टारगेट करता हूँ, तो मैं उसको न्यू मैच टाइप में नेगेटिव करता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कीवर्ड जो है उसको मैं एग्जैक्ट में भी चलाया, फ्रेज में भी चलाया है, तो फ्रेज में मैं उसको नेगेटिव करता हूँ। मैं उसको फ्रेज के अंदर उस कीवर्ड को नेगेटिव एग्जैक्ट क्यों करता हूँ? मेरा आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैं उस जो एग्जैक्ट में चल रहा है, मैं उसके ऊपर मेरा मुकम्मल कंट्रोल हो। फ्रेज में मेरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, और एग्जैक्ट में मैं उसका एड रैंक हर चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं उनको नेगेटिव करता हूँ। लेकिन अगर आप उनको नेगेटिव ना भी करें तो नो इशू। वो अब व्हाट डू यू मीन बाय कंपटीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो आप ये समझते हैं कि मैं एक कीवर्ड को एग्जैक्ट में चला रहा हूँ,
फॉर एग्जांपल $1 पे और फ्रेज में चला रहा हूँ मैं 70 सेंट पे, तो उससे ये होगा कि मेरी सेम, ऑफ कोर्स अगर स्टील स्पैचुला में मैं बिड कर रहा हूँ तो स्टील स्पैचुला में या तो मेरा ऐड जो है वो टॉप ऑफ सर्च पे नजर आएगा या रेस्ट ऑफ सर्च पे नजर आएगा एक वक्त में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरा टॉप ऑफ सर्च पे भी नजर आए, रेस्ट ऑफ सर्च पे भी। अब होता ये है कि जहाँ पे आपकी बिड क्वालिफाई कर रही होती है या जहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट अच्छा होता है जिस कैंपेन के कीवर्ड का, वो जो है विन कर जाता है प्लेसमेंट। ठीक है, मोस्टली जहाँ पे जो है वो बिड ज्यादा होती है, वो जो है आपकी इंप्रेशन ट्रैफिक वहां पे वो कर जाते हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दो कीवर्ड compete होके अब उसकी सीपीसी राइज होगी। नो, देयर इज नो सच थिंग कि उसकी जो है वो सीपीसी राइज होगी। ऐसा नहीं है कि जो जो क्लिक मुझे 70 सेंट की पढ़नी थी वो अब मुझे 90 सेंट की पढ़ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एग्जैक्ट में वो 90 सेंट पे चलाया हुआ है। देयर इज नो सच थिंग। रियलिटी ये है कि वो स्पॉट 90 सेंट की ही थी इसलिए अमेजोन ने मुझे वहां पे दिया, और जहां पे 70 सेंट की जो है वो बिड क्वालिफाई कर जाएगी तो फिर मेरा 70 सेंट वाला जो ऐड है वहां उसको इंप्रेशन क्लिक को कन्वर्जन मिल जाएगी। ठीक है, तो कंपटीशन का ये मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो है वो सीपीसी को राइज कर देगा या वो कंपटीशन आपकी अपनी प्रोडक्ट में आपस में प्रोडक्ट में कंपटीशन को हाई करके, नो दे वोंट। लेकिन इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म ऑफ एड रैंक, यस दे डू compete। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि अगर मैं स्टील स्पैचुला पे जो है वो टारगेट कर रहा हूँ तो अब मैंने उसको टारगेट किया दो जगहों से और इम्प्रेशन तो मिलना है एक, तो इसका मतलब ये है कि वो सर्टन प्लेसमेंट के लिए compete करेंगे। एक चाहेगा, एक जो ऐड है वो चाहेगा कि मुझे प्लेसमेंट मिल जाए, दूसरा ऐड चाहेगा कि मुझे मिल जाए। लेकिन मिलेगा किसे? जिसकी बिड क्वालिफाई हो रही होगी और जिसकी कन्वर्जन हिस्ट्री क्वालिफाई हो रही होगी, वो वहां पे जो है इंप्रेशन विन कर जाएगा। बट दे वोंट इंक्रीज दी सीपीसी। और अच्छा, इसमें अब नेगेटिव मैं तो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मुकम्मल कंट्रोल चाहिए होता है। मैं जब बल्क फाइल में चीज़ें ऑडिट कर रहा होता हूँ तो मुझे तो एक कीवर्ड को सिंगल पॉइंट पे देखना होता है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि जी ब्रॉड में उसकी 10 सेंट पे क्लिक्स आती रहें और फ्रेज में उसकी जो है वो 40 सेंट पे आती रहें और एग्जैक्ट में उसकी 70 सेंट पे क्लिक्स आती रहें और ऑटो में भी जो है 30-40 सेंट हर जगह चलता रहे, तो बिल्कुल चलता रहे। जहाँ पे जो है वो अब ब्रॉड में आपको 10 सेंट पे भी उस कीवर्ड पे क्लिक आएगी और एग्जैक्ट में 70 सेंट पे भी आएगी। तो अब आप ये कहें कि जी मैं एग्जैक्ट बंद कर दूं वही ब्रॉड पे चलने दूं, आप ये चीज भूल गए हैं कि वो एग्जैक्ट की वजह से जो आपका एड रैंक बेहतर हुआ है, ठीक है, और आपको हाई वैल्यू एड स्पॉट पे दिखा रहा है और आपका कन्वर्जन रेट जो हाई है उसकी वजह से जो आपको फ्रूट मिल रहा है वो आप भूल गए। लेकिन ब्रॉड की वजह से जो इक्का दुक्का आपको ऑर्डर आ रहा है लो क्लिक के ऊपर, आपको वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें इट्स ऑप्शनल, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कीवर्ड के ऊपर कंट्रोल नहीं चाहिए, मैं उसको जो है वो हर मैच टाइप में चलने दूंगा ताकि किसी भी सीपीसी के ऊपर मुझे ऑर्डर आ जाए, तो बिल्कुल आप उसको नेगेटिव ना करें, आप सब में चलने दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस पर कंट्रोल मुकम्मल हो तो फिर उसको एक कीवर्ड जो है वो एक एड टाइप में एक मैच टाइप के साथ रन होना चाहिए। बहुत डिटेल में आपने जबरदस्त। ओके जी, वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर किसी का, अस्सलामुअलैकुम। जी जी अलविना। जी रहीम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। रहीम भाई, मैंने आज के लेक्चर के हवाले से तो नहीं पूछना था, मैंने एक्चुअली रजिस्ट्रेशन, वैट रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछना था। क्या आप उसमें हेल्प कर सकेंगे कुछ? बैच रजिस्ट्रेशन? वैट, वीएटी रजिस्ट्रेशन। नहीं सॉरी, वैट। मैं सॉरी, आप जो है वो इवन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दें या फिर बुटकैम्प में पोस्ट कर दें, कोई आपको गाइड कर देगा, बट मुझे उसका नॉलेज नहीं है वैट रजिस्ट्रेशन का। चलिए, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। अच्छा जी, एनीवन, किसी का है क्वेश्चन? अच्छा रमेश भाई, एक और क्वेश्चन है कि हम जब कंपेन बनाते हैं तो मतलब हम किस बेस पे एक कंपेन में मतलब वो रैंकिंग के लिए क्या हम
हमको एक कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए? क्या हमें जो कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है उसको एक कैंपेन में टारगेट करना चाहिए एग्जैक्ट में, या किस मतलब एक कैंपेन में कितने कीवर्ड मैक्स होने चाहिए? ये आप ना मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप ये क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा, जो रैंकिंग वाया अमेजोन हाँ जी, पीपीसी है ना, ये रहता तो उसमें क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन जो है ना वो हम आगे कैटर कर रहे होंगे, तो ये अभी पहले आ गया है, ठीक है। तो ये आप मुझे अगले सेशन में रिमाइंड करा दीजिएगा, अगला जो हमारा सेशन होगा वो होगा रैंकिंग वाया पीपीसी के ऊपर, ठीक है। ठीक है, ओके जी। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको यहीं पे जो है वो वाइंड अप कर देते हैं। चलिए ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का। तो ये सेशन जो है मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोगों ने जो है इसमें कुछ पॉइंट मिस हो गया है तो आप इसको जो है वो रिपीट में देख सकते हैं, ठीक है जी। चलें, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़।